आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे। बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए सरकार का बड़ा फैसला, अप्रैल में हर दिन लगेगी कोरोना की वैक्सीन। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत, पेंशन को लेकर सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर अब खेती करने वाला ही कहलाएगा किसान, सरकार जल्द बनाएगी कानून। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर राजस्थान में कोरोना फिर हो रहा है बेकाबू, सरकार ने जारी की है नई गाइडलाइन। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए एक जरूरी खबर है। इसके अलावा फोन पे का यूज करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। इसके अलावा बेरोजगार युवाओं को सरकार का तोहफा, शिक्षित बेरोजगारों को मिलेगा हर महीने 5,000 रुपए भत्ता, बस देना होगा ये दस्तावेज। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर रेल यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर है। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो राजस्थान में फिर बेकाबू हो रहा है कोरोना। गृह विभाग ने जारी की है नई गाइडलाइन। राजस्थान के गृह विभाग ने तेजी से फैल रही कोरोना रोकथाम के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। ये जो नई गाइडलाइन है राजस्थान में 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगी। नई गाइडलाइन के मुताबिक राजस्थान में 5वीं क्लास तक के स्कूल फिलहाल बंद रहेंगे। जिला कलेक्टर सरकार के अनुमति से प्रतिबद्ध उपाय राजस्थान में कर पाएंगे। वही सभी स्कूलों की नियमित क्लास से स्टूडेंट की बैठने की जो क्लासों में क्षमता होती है वो 50% रखी जाएगी। वही किसी भी सामाजिक समारोह के आयोजन के लिए पहले यहाँ पर एसडीएम को पूर्व में सूचना यहाँ पर देनी होगी। वही शादी समारोह में मेहमानों की संख्या 200 से ज्यादा नहीं होगी। इसके साथ ही समारोह में कोरोना गाइडलाइन का पालन करना भी जरूरी होगा। वही सभी समारोह की वीडियोग्राफी कराई जानी आवश्यक होगी। वही प्रशासन के मांगने पर ये उपलब्ध भी करानी होगी। नो मास्क, नो एंट्री और स्क्रीनिंग और स्वच्छता का पालन यहाँ पर करना होगा। वही प्रदेश के गृह विभाग ने कोरोना संक्रमण की प्रभावी रोकथाम के लिए सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के बाद प्रदेश में जिन नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 11 बजे से नाइट कर्फ्यू लगाया गया, वहां पर रात को 10 बजे से ही सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, यहाँ पर कोटा, उदयपुर, सागावाड़, कुशलगढ़ के साथ साथ अब चित्तौड़गढ़ और आबू रोड में भी नाइट कर्फ्यू रहेगा। साथ ही सभी नगरीय क्षेत्रों में अब बाजार रात्रि 10 बजे के स्थान पर 9 बजे ही बंद हो जाएंगे। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो चलती रहेगी पुरानी चेकबुक। पीएनबी ने खाताधारकों को दी है बड़ी राहत, अब 30 जून तक कर सकेंगे इस्तेमाल। पंजाब नेशनल बैंक ने उन खाताधारकों को बड़ी राहत दी है जिनका अकाउंट ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स या फिर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में है। पीएनबी ने खाताधारकों की चेकबुक की वैधता को 30 जून 2021 तक आगे बढ़ा दिया है। यानी इन बैंकों के ग्राहक अपनी जो पुरानी चेकबुक है उसका इस्तेमाल 30 जून 2021 तक कर सकेंगे। लेकिन 1 जुलाई से उनको जो अपनी पुरानी चेकबुक है वो यहाँ पर उनको बतानी होगी, नहीं तो उनकी जो पुरानी चेकबुक है वो अवैध हो जाएगी। आपको बता दें कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पीएनबी में हुआ है। आपको बता दें कि सरकार ने कई बैंकों का विलय दूसरे बैंकों में किया है। ऐसे में इन बैंकों के चेकबुक, पासबुक और आईएफएससी कोड बदल जाएंगे, जिसकी वजह से उनके जो पुराने चेकबुक है वो अवैध हो जाएंगे। लेकिन पंजाब नेशनल बैंक ने करोड़ों ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। पीएनबी ने जानकारी अपने ट्विटर पर यहाँ पर आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर दी है। वही पीएनबी ने कहा है कि ईओबीसी और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ग्राहक कृपया ब्रांच या फिर इंटरनेट बैंक सर्विस और मोबाइल बैंकिंग सर्विस और एटीएम के माध्यम से नया पीएनबी चेकबुक यहाँ पर ले ले। वही पीएनबी ने बताया है कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के पहले से जारी चेकबुक 30 जून तक ही मान्य रहेंगे, बाद में इसका आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो सरकार का बड़ा फैसला, अप्रैल में हर दिन लगेगी वैक्सीन। सरकारी छुट्टी हो या फिर पर्व, हर दिन यहाँ पर लगेगी कोरोना वैक्सीन, नहीं रहेगा कोई भी ब्रेक। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। वैक्सीन अभियान को तेजी से करते हुए अब 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को हर दिन कोरोना की वैक्सीन डोज दी जाएगी। बड़ी बात यह है कि सरकारी छुट्टी के दिन भी यहाँ पर कोरोना वैक्सीन लगेगी। साथ ही दोपहर 3 बजे के बाद उन लोगों को वैक्सीन दी जाएगी जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। वही 1 अप्रैल से 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन देने की मुहिम शुरू हो गई है। वही देश में 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या 34 करोड़ है। अभी तक देश में कोरोना वॉरियर्स, फ्रंटलाइन वर्कर, बुजुर्गों और गंभीर रूप से यहाँ पर ग्रसित बीमारी से पीड़ित लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लग रहा था। लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब 45 साल से ऊपर के लोगों को भी कोरोना वैक्सीन देने का यहाँ पर फैसला किया गया है। वही टीकाकरण के लिए आप www.cowin.gov.in इस पर जाकर एडवांस अपॉइंटमेंट यहाँ पर लिया जा सकता है। वैक्सीन के लिए ऑन साइट रजिस्ट्रेशन भी कराया जा सकता है। देश में अब तक कोरोना वैक्सीन की 6,51,17,000 के आसपास डोज दी जा चुकी है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत, पेंशन को लेकर सरकार ने किया है बड़ा ऐलान।
केंद्र सरकार ने पेंशन को लेकर बड़ा ऐलान किया। अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी है। सरकार ने कहा है कि कर्मचारी अब नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस को छोड़कर पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस का लाभ 31 मई 2021 तक ले सकते हैं। वही आप इस योजना का फायदा लेने के लिए 5 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कर्मचारी आवेदन नहीं करेगा उनको नेशनल पेंशन सिस्टम के प्रावधानों के तहत फायदा मिलता रहेगा। जो भी कर्मचारी 1 जनवरी 2004 से या फिर 28 अक्टूबर 2009 के बीच यहाँ पर नियुक्त किया गया हो उनको सीसीएस पेंशन के तहत पेंशन का लाभ मिलेगा। जानकारों की माने तो पुरानी पेंशन स्कीम एनपीएस से ज़्यादा फायदेमंद है। पुरानी स्कीम में पेंशनों के साथ साथ उनके परिवार वालों को भी सुरक्षा का फायदा मिलता है। इसके साथ ही उनका रिटायरमेंट भी यहाँ पर सुरक्षित रहता है। आपको बता दें कि ओपीएस की सुविधा उन कर्मचारियों को मिलेगी जो 1 जनवरी 2004 से पहले नियुक्त किए गए थे। आपको बता दें कि जनवरी 2021 तक नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस के 98 लाख ग्राहक थे। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर, शिक्षित बेरोजगारों को मिलेगा 5000 रुपये भत्ता, बस देना होगा ये दस्तावेज। नौकरी की चाह रखने वाले शिक्षित बेरोजगारों को संबल देते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया है। इसके लिए यहाँ पर आवेदन प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है, कल से यानी 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। वही सरकारी व प्राइवेट नौकरियों के लिए एडीचोटी का जोर लगाने वाले, करियर में बेहतर चाह रखने वाले शिक्षित बेरोजगारों को संबल देते हुए बेरोजगारी भत्ता देने का यहाँ पर झारखंड सरकार ने ऐलान किया है। इसके लिए यहाँ पर 1 अप्रैल से इनका जो आवेदन प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है झारखंड के अंदर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 5000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया। अगर आप भी युवा है तो आप आज ही यहाँ पर आप जो आवेदन है वो आप कर सकते हैं। वही बेरोजगारी भत्ता के लिए उम्मीदवार को 10 अहम कागजात की जरूरत पड़ेगी। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन जमा कराने के दौरान योग्य अभ्यर्थी को ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आवेदन करना होगा। झारखंड के सरकारी संस्थानों में पढ़े लिखे नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के जरिए आवेदन वो दे सकते हैं। ये प्रक्रिया कल से शुरू हो गई है। आप भी आज भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन करने के दौरान कई कागजात आपको यहाँ पर जरूरी जमा कराने होंगे। सरकार की ओर से कहा गया कि मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के लिए जो भी अभ्यर्थी अपना आवेदन जमा करा रहे हैं उन्हें यहाँ पर एफिडेविट के जरिए सही सूचनाओं के बारे में यहाँ पर घोषणा करनी होगी। आवेदन में सिर्फ यही सटीक जानकारी देना बहुत आवश्यक है कि आगे की जांच पड़ताल के लिए यदि आवेदकों की ओर से कोई गलती यहाँ पर यदि कोई गलत जानकारी देने का प्रमाण मिलता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वही यहाँ पर ये बात यहाँ पर झारखंड में कही गई है। वही आवेदन कोई भी बेरोजगार युवा कर सकता है, यानी जो बेरोजगार पढ़ा लिखा शिक्षित है उसको यहाँ पर ये सरकार ये बेरोजगारी भत्ता देगी। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो आईसीआईसीआई बैंक और फोन पे ने मिलकर शुरू की है ये खास सर्विस। अब घर बैठे ही हो जाएगा ये जरूरी काम। आईसीआईसीआई बैंक और फोन पे ने आज फोन पे पर यूपीआई का उपयोग करते हुए फास्टैग जारी करने के लिए अपनी साझेदारी की घोषणा की है। इस साझेदारी के बाद फोन पे के 180 मिलियन यानी 28 करोड़ से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता ऐप के माध्यम से आईसीआईसीआई बैंक के फास्टैग को आसानी से ऑर्डर कर सकेंगे। इसे यहाँ पर ट्रैक कर सकेंगे। किसी भी बैंक के ग्राहक फोन पे यूजर्स को फास्टैग खरीदने के लिए किसी स्टोर या फिर टोल बूथ पर नहीं जाना होगा। वो पूरी तरह से डिजिटल तरीके से फास्टैग हासिल कर सकेंगे। आईसीआईसीआई बैंक फास्टैग जारी करने के लिए फोन पे के साथ साझेदारी करने वाला पहला बैंक यहाँ पर बन गया है। फास्टैग भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड यानी IMHL का स्वामित्व वाला एक ब्रांड नाम है जो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI की इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग और अन्य सहायक परियोजनाओं को पूरा करता है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तब खेती करने वाला ही कहलाएगा किसान, हरियाणा सरकार जल्द बनाएगी कानून। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि हरियाणा के रिकॉर्ड में अब खेती करने वाला ही किसान कहलाएगा। प्राकृतिक आपदाओं में मुआवजे का हकदार वही किसान होगा। इस संबंध में अधिकारी एक ड्राफ्ट यहाँ पर तैयार कर रहे हैं जिसे कानूनी पहलुओं में जांच के बाद लागू किया जाएगा। सीएम का मानना है कि इससे जमीन के मालिक और काश्तकार के बीच यहाँ पर होने वाले विवाद खत्म होंगे। वही सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यूरो के माध्यम से कृषि योग्य भूमि के मालिकों और काश्तकारों का डाटा जो एकत्रित किया है। वही बटाई पर जमीन को लेकर खेती करने वाला तो किसान कहलाएगा, लेकिन जमीन की मालिकी से उसका कोई संबंध नहीं होगा। वही खट्टर ने कहा है कि किसानों की परिभाषा तय करने और उसे लाभ देने के लिए नई योजना पर काम शुरू कर दिया है। बहुत जल्द इस योजना को कानूनी रूप दिया जाएगा। वही मुख्यमंत्री ने कहा है कि सही मायने में किसान कौन है इसे लेकर अभी हरियाणा में विवाद है। वही पूर्व की सरकारों ने कभी इसकी तरफ यहाँ पर ध्यान नहीं दिया है। हरियाणा में बहुत से लोग यहाँ पर जमीन बटाई को लेकर खेती करते हैं। उन्हें मुआवजा राशि और अन्य फसलों जो अन्य मामले होते हैं उनमें यहाँ पर बहुत परेशानी होती थी। अब ये साफ किया जाएगा कि जमीन का मालिक कौन है और काश्तकार कौन है।
चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो किसानों को मोदी सरकार का एक और बड़ा तोहफा। मोदी सरकार ने किसानों को एक बहुत बड़ा यहाँ पर तोहफा दिया है। कल हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यहाँ पर एक बड़े फैसले लिए गए, जिसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और पीयूष गोयल ने दी है। मोदी सरकार की कैबिनेट में जो यहाँ पर फैसले हुए थे उसकी जानकारी उन्होंने दी है। वही मोदी कैबिनेट में फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में पीएलआई स्कीम को लागू करने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कल यहाँ पर उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी पीएलआई योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए 10,900 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की इस बैठक में से मंजूरी दी गई है। इससे 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलने और निर्यात में बढ़ोतरी की उम्मीद है। साथ ही इससे उपभोक्ताओं को मूल्यवर्धित उत्पादों की उपलब्धता यहाँ पर बढ़ेगी। वही खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने यहाँ पर मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए 10,900 करोड़ रुपए की राशि के साथ साथ पीएलआई की मंजूरी यहाँ पर दी गई है। यह निर्णय हमारे किसानों के लिए उचित समर्पण है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि बजट में सरकार ने 12-13 क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजना लाने की बात यहाँ पर कही। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो सीबीएसई को लेकर ये बड़ी खबर है। सीबीएसई के अभ्यर्थी अगर कोरोना संक्रमित भी है तो उसे यहाँ पर परीक्षा देनी होगी, उसे किसी तरह की कोई राहत नहीं मिलेगी। बोर्ड ने यहाँ पर ये जानकारी यहाँ पर दी है। बोर्ड ने कोरोना संक्रमित होने के कारण प्रैक्टिकल परीक्षाओं से राहत की खबरों को खारिज करते हुए यहाँ पर ये जानकारी दी है। बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज ने बताया है कि ऐसे कोई यहाँ पर आदेश बोर्ड की ओर से नहीं जारी किया गया है। ये सोशल मीडिया पर अफवाह है। वही बोर्ड द्वारा ये सफाई सोशल मीडिया और न्यूज़ वेबसाइटों पर आई उन खबरों के बाद आई है जिसमें कहा गया था कि कोरोना संक्रमित छात्रों को प्रैक्टिकल परीक्षा यहाँ पर नहीं देनी होगी। यानी कोरोना संक्रमित छात्रों को प्रैक्टिकल परीक्षाओं परीक्षा से उनकी परीक्षा नहीं होगी, ये लिखित परीक्षा के बाद उनकी होगी। वही सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा जो है वो 4 मई से शुरू हो रही है। वही 12वीं की परीक्षा 14 जून और 10वीं की परीक्षा 7 जून को समाप्त होगी। साथ ही इस बार सीबीएसई ने कोरोना महामारी के कारण छात्रों को अपने परीक्षा केंद्र बदलने की भी सुविधा दी है। इसके अलावा बोर्ड ने पेपर पैटर्न सहित कई बदलावों को भी यहाँ पर घोषणा यहाँ पर की है। चलिए आज के मौसम को लेकर एक बड़ी खबर की बात कर देते हैं। तो अप्रैल में पड़ेगी भीषण गर्मी। दिल्ली समेत 7 राज्यों में धूल भरी आंधी चलने की है आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। देश के कई हिस्सों में अभी से ही गर्मी यहाँ पर तेज पड़ने लग गई है। सबसे ज्यादा ग्रसित तो उड़ीसा है, जहाँ पर सूर्य देवता एकदम मेहरबान हो गए हैं, जिसके बाद यहाँ पर पारा 44 डिग्री पार पहुंच गया है। वही उड़ीसा समेत राज्य के कई जिलों में अगले 2 दिनों के लिए हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की गई है। वह अगले 2 दिन तक ओडिशा में तापमान ओडिशा के जो तापमान है वहाँ सामान्य से 3 से 4 डिग्री इजाफा हो सकता है। वही मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक 3 अप्रैल से देश के कई जिलों में ओडिशा के कई जिलों में यहाँ पर लू चलने की आशंका जताई गई है। वही मौसम विभाग के मुताबिक अप्रैल, मई और जून में अब भीषण गर्मी पड़ने वाली है। अनुमान के मुताबिक राजस्थान, गुजरात और इसे सटे राज्यों में अप्रैल में ही पारा 40 डिग्री पार जा सकता है। तो वही साउथ इंडिया में जमकर गर्मी पड़ने के आसार है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस बार राज्यों में हवा के दबाव में काफी भिन्नता रही है, जिसके कारण तेज गर्मी पड़ रही है। वैसे भी यहाँ पर ला नीना की स्थिति के कारण पिछली साल की तुलना में इस बार यहाँ पर ज्यादा गर्मी पड़ेगी। वही अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार और बंगाल में यहाँ पर धूल भरी हवा चलने की आशंका है। इस दौरान हवा की गति 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। ये हवाएं यहाँ पर ज़्यादा गर्म रहेगी, इसलिए सभी को अपने समझते के लिए यहाँ पर सचेत रहने की जरूरत है। अब बात करते हैं देश भर के कोरोना आंकड़ों की। तो भारत में 6 महीने बाद रिकॉर्ड तोड़ 72,000 नए केस आए हैं सामने। 24 घंटों में सबसे ज्यादा 559 लोगों की हुई है मौत। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ चुकी है। संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 172 दिन बाद पहली बार रिकॉर्ड 72,000 से ज्यादा नए मामले भारत में दर्ज किए गए हैं। लगातार 8वें दिन 50,000 से ज्यादा कोरोना के केस भारत में आए हैं। यही नहीं, 5 दिसंबर के बाद पहली बार एक दिन में 450 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 72,230 यहाँ पर नए कोरोना के केस सामने आए हैं। वही 459 लोगों इस दौरान 24 घंटों में जान गई है। हालांकि 40,000 से ज्यादा लोग पिछले 24 घंटों में यहाँ पर ठीक भी हुए हैं। इससे पहले 10 अक्टूबर को भारत में 74,000 के आसपास कोरोना के केस आए थे। वही एक समय था जब भारत में कोरोना के केसों की संख्या घटने लगी थी। इस साल फरवरी में यानी 1 फरवरी के दिन 8,735 नए कोरोना के केस आए थे। इस दिन कोरोना के मामलों की संख्या इस साल में सबसे कम थी। वही देश में अब तक कोरोना वायरस के लिए कुल 24,47,98,000 से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें 11 लाख सैंपल की टेस्टिंग कल की गई थी। अब भारत के टोटल जो कोरोना के मामले हैं उनकी संख्या 1,22,00,000 पार हो गई है। वही कुल डिस्चार्ज हुए मामलों की संख्या 1,14,00,000 हो गई है। वही कुल एक्टिव केसों की संख्या भारत में यहाँ पर 5,84,000 हो गई है। वही कुल मौतों की संख्या भारत में 1,62,000 पार हो गई है। वही कुल टीकाकरण भारत में 6,51,00,000 लोगों का हो चुका है।
वहीं हर दिन कोरोना के मामलों में महाराष्ट्र सबसे टॉप पर रहा है। सबसे ज्यादा मौतें भी यहीं पर हो रही है महाराष्ट्र में। कल कोरोना के 39,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। राज्य में किसी एक दिन में आए सर्वाधिक मामले हैं। वहीं 3 दिन पहले यहाँ पर मामले 40,000 यहाँ पर आए थे। वही 39 दिन आज यहाँ पर 39,000 आज यहाँ पर सामने आए हैं। वही संक्रमण के कारण 227 लोगों की पिछले 24 घंटों में यहाँ पर मौत हुई है महाराष्ट्र के अंदर। वही टोटल मृतकों की संख्या यहाँ पर 54,000 पार हो गई है। वही मुंबई में पिछले 24 घंटों में 6,000 के आसपास मामले आए हैं। 5,399 नए मामले सामने आए, जबकि 15 मरीजों की यहाँ पर मौत हुई है। महाराष्ट्र में कुल 23,700 मरीज पिछले 24 घंटों में ठीक हुए हैं। वही टोटल संक्रमितों की संख्या यहाँ पर 24 लाख पार हो गई है।